फ्रेंड्स, डीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे थे आमेर के कछवा वंश के बारे में दोस्तों। और आमेर के कछवा वंश का जो हमने इसकी डिटेल से अध्ययन किया है और उम्मीद करता हूं कि आपने इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी की है। साथ ही आप इनके नोट्स भी बनाते जा रहे हो दोस्तों आप जो नोट्स बनाते हो उनको वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते आगे हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, यानी कि ईश्वरी सिंह के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हमने बात की थी जो जयसिंह द्वितीय है, यानी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो भी उपाधियाँ जो भी काम है उनके वर्क हैं और किन किन शासकों के द्वारा कौन कौन सी उपाधि दी गई उनके बारे में चर्चा कर लिए। तो ज़्यादा समय खराब ना करते चलते हैं टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह की अगर चर्चा करें तो दोस्तों इनका जो टाइम पीरियड 1743 से लेकर 1750 यानी कि 7 साल तक वो शासन करते हैं, यानी कि आमेर का वो शासक रहते हैं, यानी कि जयपुरी मान लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ईश्वरी सिंह आमेर के शासक बने, जिन्होंने 1743 से लेकर 1750 तक वो शासन करते हैं, ठीक है। ईश्वरी सिंह जब राजगद्दी के योग्य हुए तब उनके भाई माधव सिंह उनकी राजगद्दी का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं दोस्तों, ठीक है। और विरोध करने के पश्चात क्या होता है कि उन दोनों के मध्य संघर्ष भी होता है और वो संघर्ष होता है। और संघर्ष क्या होता है, देखिएगा, युद्ध होता है, कहने का मतलब यानी कि राजमहल का युद्ध होता है, यानी कि 1747 के अंदर, ठीक है। अगर हम राजमहल की बात करें तो दोस्तों राजमहल वर्तमान में कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में। तो राजमहल का युद्ध 1747 में होता है और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य होता है दोस्तों। लेकिन इस युद्ध के अंदर जो ईश्वरी सिंह है ना, जो जीत जाता है और माधो सिंह हार जाता है, ठीक है। ईश्वर सिंह ने इस युद्ध में विजय की खुशी में जयपुर के अंदर एक त्रिपोलिया बाजार है, आपका भी जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार है, वहाँ पर एक विजय स्तंभ बनवाते हैं, खुदवाते हैं, जिसको हम ईसरलाट या उसको हम सरगासूली भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ईसरलाट या सरगासूली यानी कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ईश्वरी सिंह के द्वारा। क्यों बनवाया गया था? क्योंकि उसने जो राजमहल का जो युद्ध हुआ था 1747 के अंदर माधो सिंह को उसने हरा दिया था। इस खुशी में वो यानी कि ये विजय स्तंभ बनाता है, यानी कि ईसरलाट या राज सरगासूली बनाता है, ठीक है। ईश्वर सिंह के अंतिम समय में जो मराठा सैनिक थे उनके राज्य पर आक्रमण किया और इस आक्रमण से जो क्या है, यानी कि इस आक्रमण से क्या होता है, यानी कि जो आक्रमण किया था मराठों ने, तो इससे क्या होता है कि जो ईश्वर सिंह है ना, ईश्वर सिंह तंग आकर वो क्या है, सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि ईश्वर सिंह के अंतिम समय में क्या होता है कि मराठा सैनिकों ने इसके राज्य यानी कि जयपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है। और आक्रमण करने से क्या होता है कि जो ईश्वर सिंह बहुत तंग आ गया था, यानी कि बहुत परेशान हो चुका था इन मराठों से, तब वो आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ईश्वर सिंह की उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी सुसाइड कर लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है दोस्तों, आगे हम बात करें तो माधो सिंह फर्स्ट शासक बनते हैं दोस्तों। और जो माधो सिंह फर्स्ट 1750 से लेकर 1768 तक वो शासक रहते हैं। तो ईश्वर सिंह के पश्चात आमेर राज्य के शासक माधो सिंह फर्स्ट शासक बने और जिन्हें 1750 से लेकर 1768 तक वो शासन करते हैं, ठीक है। तो माधो सिंह फर्स्ट का जो युद्ध कोटा के शासक यानी कि शत्रु साल के साथ हुआ। क्यों? माधो सिंह फर्स्ट के समय भारत में मुगल सम्राट अहमद शाह थे और अहमद शाह ने माधो सिंह ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, ठीक है। उस समय उन्होंने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल और अवध के नवाब सफदरगंज के मध्य समझौता करवा। इस समझौते के माध्यम से मुगल सम्राट अहमद शाह फर्स्ट को मिलने वाली चुनौती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अहमद शाह फर्स्ट और माधो सिंह फर्स्ट के इस कार्य से काफ़ी खुश हुए। इसलिए उनके बदले में माधो सिंह को जो रणथंभौर का जो किला था, कोटा के शासक जो शत्रु साल को से छीन कर माधो सिंह फर्स्ट को दे दिया था, जिन्होंने शत्रु साल नाराज हो जाता है और उसने अपने माधो सिंह फर्स्ट पर आक्रमण कर देता है। दोनों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है भटवाड़ा का युद्ध, जो 1761 में होता है दोस्तों। तो माधो सिंह फर्स्ट और शत्रु साल के मध्य भटवाड़ा का 1761 में होता है। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर जो शत्रु साल है यानी वो जीत जाते हैं और माधो सिंह फर्स्ट हार जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बाद में माधो सिंह फर्स्ट ने आमेर में जो विक्टोरिया शैली में महलों का निर्माण करवाता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि माधो सिंह है जो आमेर के अंदर जो महल है
उनको किस शैली के अंदर उनका निर्माण करवाते हैं, विक्टोरिया शैली में वो उनका निर्माण करवाते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। आपको पता है कि विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है, विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन महारानी थी, जिस शैली में वे वहाँ पर महारानी के महल बनवाए, उसी शैली में माधो सिंह ने अपने राज्य में महलों का निर्माण करवाता है, ठीक है। तो माधो सिंह फर्स्ट जब आमेर के शासक बने तब मराठा सरदारों ने उनसे भारी मात्रा में आर्थिक संसाधन और धन की मांग की, क्योंकि मराठों ने ईश्वरी सिंह के खिलाफ माधो सिंह फर्स्ट क्या करती थी, सहायता करती, क्योंकि आपको पता है कि जो मराठा थे वो सरदेशमुखी और चौथ वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, और लोगों की सहायता, राजाओं के साथ सीमांत प्रदेशों के जो राजा होते थे उनकी वो सहायता करते थे, ठीक है। तो ईश्वरी सिंह के खिलाफ माधो सिंह की वो सहायता की, तो उसी लिए माधो सिंह से वो टैक्स यानी कि धन और आर्थिक संसाधन की मांग की। यद्यपि इस सहायता से माधो सिंह को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु ईश्वर सिंह की मृत्यु के पश्चात जब माधो सिंह फर्स्ट राजा बना तब मराठों ने धन की मांग की, परंतु माधो सिंह उन्हें धन देने से क्या कर देता है, मना कर देता है। तो फिर आगे देखें, इसीलिए मराठा सेनापति मल्हार होलकर बहुत ही खतरनाक था, यानी कि इसको युद्ध जो उनकी नीति थी बहुत ही खतरनाक थी होलकर की, ठीक है। इसलिए मराठा सैनिक मल्हार होलकर ने अपने आमेर राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब माधो सिंह फर्स्ट और आमेर राज्य की प्रजा ने मराठा सैनिकों को घेर कर के उनका बड़े स्तर पर कत्लेआम कर दिया। इस प्रकार मराठों को एक महत्वपूर्ण चुनौती माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा दी जाती। तो आप इतना ही याद रखिएगा दोस्तों माधो सिंह के बारे में। अब हम अगला शासक पढ़ेंगे, प्रताप सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, जिसने 1778 से 1803 तक वो शासन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, माधो सिंह ने अपने इस अंतिम समय में जो सवाई माधोपुर कस्बा बसाया था, ठीक है। माधो सिंह के पश्चात अगले जो उत्तराधिकारी प्रताप सिंह, जिन्होंने 1778 से लेकर 1803 ईस्वी तक वो जयपुर के शासक बनते हैं, जिन्होंने सवाई प्रताप सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। प्रताप ने के समय में मराठा सेनापति महाजन सिंधिया ने आक्रमण किया। प्रताप ने इस आक्रमण को रोकने के लिए उस समय मराठा यानी मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा विजय सिंह से वो सहायता मांगते हैं। इस प्रकार एक युद्ध हुआ जिसे तुंगा का युद्ध कहते हैं, जो 1787 में होता है, ठीक है। तो तुंगा युद्ध 1787 में होता है, और किन किन के मध्य होता है दोस्तों, यानी कि प्रताप सिंह और महाजन सिंधिया, और विजय कौन है, प्रताप सिंह। और तुंगा है कहाँ, जयपुर के अंदर है। और प्रताप सिंह किसकी सहायता मांगे, जोधपुर के राजा विजय सिंह की, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ओके। सवाई प्रताप सिंह सांस्कृतिक साहित्य में भी रुचि रखते थे, यानी कि जो सांस्कृतिक और साहित्य है उसके अंदर बहुत रुचि रखते थे। इन्हें कविता लिखने का बड़ा ही शौक था, तो दोस्तों, ठीक है। तो सवाई प्रताप सिंह जो ब्रज निधि नाम से एक कविता लिखे थे, जो कविता लिखने में उनका शीर्ष ब्रज निधि रखते थे, ठीक है। प्रताप के समय अंग्रेज अधिकारी यानी कि जॉर्ज थॉमस ने आमेर राज्य पर आक्रमण किया, और यहीं से आमेर रियासत की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो प्रताप सिंह हैं उनके दरबार में 22 विद्वानों को अपने दरबार में वो शरण प्रदान की, इसीलिए उनको 22सी भरमार कहा गया। तो 22सी भरमार क्या होता है, ये एक विद्वानों की मंडली थी दोस्तों, ठीक है। तो उसको आप याद रखिएगा, जो किसके दरबार में रहती थी, यानी प्रताप सिंह के दरबार में रहती थी। इन विद्वानों के निवास के लिए तथा उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आमेर में उसने गुणीजन खाना विभाग की स्थापना करवाई थी, यानी कि इन 22 जो विद्वान थे उनके लिए। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया, जो 5 मंजिला है दोस्तों। और ये जो क्योंकि आपको पता है कि भगवान कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, इसीलिए जो भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उस मुकुट के समान ही उसने अपने जयपुर के अंदर हवा महल है उसका निर्माण करवाता, ठीक है। और हवा महल में 5 फ्लोर यानी 5 मंजिल है। तो उन मंजिलों की अगर बात करें दोस्तों, क्रम से देखिएगा, सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसका नाम प्रकाश मंजिल, जो सबसे ऊंची है, फिर हवा मंजिल, फिर शरद मंजिल, फिर रतन मंजिल, और फिर लास्ट में जो विचित्र मंजिल जो सबसे नीचे, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली मंजिल क्या है, प्रकाश, और सबसे नीचे विचित्र मंजिल, ठीक है। और कितने मंजिल का है, 5 मंजिल का, और भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाओ तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान आपको दिखाई देगा, ठीक है।
हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता था। हवा महल की संरचना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान की है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। सवाई प्रताप ने महान विद्वानों के सहयोग से संगीत का एक श्रेष्ठ ग्रंथ यानी कि राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखते हैं। कौन? सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे। तो इसमें अगर देखिए दोस्तों और भी बातें करें तो जगत सिंह द्वितीय है वो शासक बनते हैं दोस्तों। और इनकी बात अगर करें दोस्तों तो उनका जो टाइम पीरियड 1803 से लेकर 1818, देखिएगा कृष्णा कुमारी विवाद होता है इनके समय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा सिसोदिया वंश के शासक भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का पहले विवाह क्या करता है कि जो मारवाड़ के जो राजा भीम सिंह है उनके साथ तय कर देता है। लेकिन दोस्तों विवाह से पहले ही जो मारवाड़ का जो राजा है भीम सिंह, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो विवाह क्या हो जाता है? पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में दोबारा से क्या होता है कि जो दोस्तों जो भीम सिंह है अपनी जो बेटी है यानी कृष्णा कुमारी का विवाह दोबारा किसके साथ फिक्स करता है? यानी कि जगत सिंह यानी जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय के साथ वो तय करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका विरोध किया जाता है, किंतु बाद में मारवाड़ की जो शासक मान सिंह बनते हैं, वो भीम सिंह के भाई थे, तब इस विवाह को लेकर वो ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं कि वो कहता है कि इसी को लेकर बाद में आमेर राज्य के मारवाड़ राज्य को मध्य जो युद्ध होता है वो गिंगोली का युद्ध 1807 में होता है। वो कहता है कि जो मारवाड़ के साथ यानी कि जो भीम सिंह के साथ जो कृष्णा कुमारी का जो विवाह तय हुआ था उसको पोस्टपोन नहीं किया जाए, यानी उसका विवाह ऑब्जेक्शन किया और वो खुद के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन जो कृष्णा कुमारी के जो पिताजी थे भीम सिंह इस बात को नहीं मानते, क्योंकि वो जगत सिंह द्वितीय जो आमेर के साथ उनके साथ तय कर देते हैं। तो दोनों के मध्य विवाद हो जाता है, यानी कि आमेर राज्य के मध्य और मारवाड़ राज्य के मध्य। और फिर बाद में आपको पता है गिंगोली का युद्ध 1807 में, तो ध्यान दीजिएगा, आमेर राज्य और मारवाड़ राज्य के मध्य होता है, यानी कि इसको हम कृष्णा कुमारी विवाद कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला जो शासक है राम सिंह द्वितीय है, 1835 से लेकर 1880 तक वो शासक रहते हैं। तो राम सिंह द्वितीय कम आयु में ही ब्रिटिश सरकार ने अपना संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिश अधिकारी जॉन लुडलो लुडलो ने 1843 में राम सिंह द्वितीय को अपना संरक्षण प्रदान करके आमेर का प्रशासन दे दिया था, ठीक है। जॉन लुडलो ने उस समय जितनी भी कुप्रथाएं पर जो कानून बनाकर उन्हें समाप्त कर दिया था, ठीक है। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार की काफ़ी सहायता की दी थी। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं दोस्तों। तो आपको पता है सितार ए हिंद की एक उपाधि है जो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है ये उपाधि, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसी के बारे में। राम सिंह जो द्वितीय द्वारा 1857 क्रांति में ब्रिटिश सरकार की सहायता के कारण ब्रिटिश सरकार ने राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान, और जो अपने कोटपुतली का जो शहर है यानी कि जयपुर में ही कोटपुतली, ठीक है, शाहपुरा के आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर कोटपुतली का शहर राम सिंह द्वितीय को उपहार स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि खुश होकर देता है, ठीक है। राम सिंह द्वितीय ने उस समय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विभाग की स्थापना करता है और उसको बोलते मदरसा ए हुनरी कहा गया उसको, ठीक है। राम सिंह द्वितीय के समय में 1876 में ब्रिटेन के राजा अल्बर्ट हॉल जयपुर आए और अल्बर्ट हॉल की वो नींव रखते हैं, इसी का नाम अल्बर्ट हॉल कहा गया है। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है स्टीवन जेकफ थे, जिसने अल्बर्ट हॉल का नींव रखी, वास्तुकार है, सॉरी। राम सिंह द्वितीय ने पहली बार आमेर रियासत में दीवाने कोर्ट फौजदारी कोर्ट की स्थापना करते हैं। राम सिंह द्वितीय ने कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राम सिंह थिएटर की स्थापना करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम माधो सिंह द्वितीय की बात अपन करते हैं। देखिएगा माधो सिंह द्वितीय है वो 1880 से लेकर 1922 तक वो शासन करते हैं दोस्तों। और इनके बारे में अगर देखें तो इन्होंने ब्रिटिश सम्राट अल्बर्ट सप्तम के राज्यारोहण में भाग लिया और 1902 में इंग्लैंड गए थे, ठीक है। और माधो सिंह द्वितीय ने पहली बार आमेर रियासत में डाक टिकट पोस्ट कार्ड जैसी सेवाओं को आरंभ किया। इससे के समय मदन मोहन मालवीय ने आमेर की यात्रा की थी। इस प्रकार माधो सिंह ने मालवीय को बनारस विश्वविद्यालय के सेवा हेतु 5 लाख रुपए अनुदान किए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों, सॉरी, यस।
हाँ, तो माधव सिंह द्वितीय के पश्चात अगले जो शासक बनते मान सिंह द्वितीय हुए, तो जो भारत की आज़ादी और राजस्थान के एकीकरण तक वो शासक रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है, यानी कि जो आमिर के कछवा वंश के सभी शासकों के बारे में, उनकी सभी उपाधियों के बारे में, और दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट के समकालीन, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है दोस्तों उसको सब प्रेस कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे दोस्तों। फिर हम कल बात करते हैं एक नया वंश, यानी कि हम परमार वंश की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो परमार वंश यानी कि जो माउंट आबू का परमार वंश है उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके।